एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में आज हम लिबरलिज्म का अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 का लेसन नंबर 1 है उदारवाद। उदारवाद का अर्थ परिभाषा हमने पिछले अध्याय में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे उदारवाद के दो रूप। देखिए उदारवाद के दो रूप। उदारवाद के दो रूप। पहला है परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद। देखिए परंपरागत और शास्त्रीय उदारवाद की उत्पत्ति है सदी में 17वीं 18वीं सदी में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद, इसका मुख्य जो विशेषता है यह है कि धर्म को व्यक्ति का निजी जो है मामला मानता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, राज्य का सीमित समर्थन, सामाजिक प्रतिमान में एकता, निजी संपत्ति का समर्थन। देखिए नंबर 1 है इसकी जो है प्रबल व्यवस्था में पहला जो है वो देखिए धर्म को व्यक्तिगत मानते हैं। धर्म जो है व्यक्तिगत है, निजी जिसको बोलते हैं। धर्म जो है निजी मामला है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर बल देना। देखिए परंपरागत व शास्त्रीय उदारवाद है वो मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। भाई प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा जाए ताकि वो अपना अच्छा विकास कर सके, और इसीलिए वो जो है निजी संपत्ति का समर्थन भी करता है। और इसमें जो है 3 नंबर है राज्य का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। हस्तक्षेप। और नंबर 4 जो है देखिए सामाजिक प्रतिमान। प्रतिमान स्थापित करना। और नंबर जो 5 है वो निजी संपत्ति। देखिए निजी संपत्ति का समर्थन। मुख्य रूप से उदारवाद का जो पहला प्रकार है या रूप है वो है परंपरागत व शास्त्रीय उदारवाद। परंपरागत व शास्त्रीय उदारवाद की उत्पत्ति 17वीं 18वीं सदी में हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल है, राज्य का हस्तक्षेप इसमें सीमित है, निजी संपत्ति का अधिक जो है समर्थन है, और धर्म की जो है धर्म का जो मामला है वो व्यक्तिगत है। उसको नहीं तो कोई राज्य मानेगा, नहीं वो व्यक्ति की सब अपनी स्वयं विवेक पर आधारित है, स्वयं की इच्छा पर आधारित है कि व्यक्ति कैसा धर्म मान रहा है।
दूसरा रूप है आधुनिक उदारवाद। देखिए, आधुनिक उदारवाद जो है परंपरागत और आधुनिक, समय के आधार पर अंतर है। ये जो है प्राचीन काल की बात करते हैं हम, ये अब वर्तमान की बात करते हैं। तो देखिए, वर्तमान में तो सब क्या करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। कोई भी नेता जब भी कोई किसी तरह से जो है चुनाव में आता है, सत्ता में आना चाहता है, उससे पहले वो सारी बातें लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है कि हम जनता के लिए ये कर देंगे, जनता को ये करेंगे, ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बिजली की दरें सस्ता हो जाएगा, ये रोड हो जाएगा, शिक्षा के लिए ये करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था में ये करेंगे। तो ये लोक कल्याणकारी सारी जो है घोषणाएं वो करते हैं। और इसका स्वरूप भी आधुनिक जो उदारवाद है उसका स्वरूप भी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करना है। इसमें निजी जो संपत्ति होती है उस पर अंकुश लगाया जाता है, पूंजीपतियों से कर लिया जाता है। तो देखिए, इसमें पहला जो है वो मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और नंबर दो है निजी संपत्ति पर अंकुश लगाना। बैन लगाना। देखिए, इसी संबंध में जो है उदारवाद के संबंध में एक विचारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। उन्होंने जो है सबसे पहले उनके अनुसार जो है उन्होंने जो डेफिनेशन उदारवाद की दी है, तो उन्होंने कहा है कि राज्य की शक्तियों को सीमित करता है उदारवाद, तथा भविष्य के उदारवाद का कार्य व्यवस्थापिका की शक्ति को भी सीमित करता है। उन्होंने कहा है कि उदारवाद जो व्यवस्था है वो राज्य की जो भी शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को क्या करता है, एक सीमित करता है, उनके लिए नियम बनाता है, उनको एक निश्चित दायरे में रखना चाहता है। और जॉन लॉक, बेंथम, मोंटेस्क्यू, रूसो आदि विचारक ने भी उदारवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने उदारवाद का समर्थन किया है कि उदारवाद ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक व्यक्ति के निजी विकास में सहायक होती है। इसके बाद में देखिए नकारात्मक उदारवाद की विशेषता। देखिए, नकारात्मक उदारवाद की जो विशेषता है, इसमें नंबर 1 है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक। इस व्यवस्था में व्यक्तिवाद पर जोर दिया जाता है। मध्य युग में जो धर्म को लेकर के, जिनको हम धार्मिक या सांस्कृतिक कह सकते हैं, मध्य युग में जो इसे पुनर्जागरण रूप दिया है हमने,
धार्मिक और सांस्कृतिक जो जंजीरों में जो लोग जकड़े हुए थे, जकड़े हुए लोगों को मुक्त करना, अर्थात इसका दूसरा जो है पुनर्जागरण। देखिए, मानव व्यक्तित्व, मानवता का व्यक्तित्व में विश्वास, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता आदि जो है सारी नकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये सब जो है नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। अगला टॉपिक है उदारवाद व जॉन लॉक का दर्शन। उदारवाद में जॉन लॉक का योगदान। उदारवाद में जॉन लॉक की भूमिका, दर्शन, यानी उदारवाद के संबंध में जॉन लॉक की क्या मान्यताएं हैं, क्या उनका दर्शन है, वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में जो है इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे। देखिए, जॉन लॉक उदारवाद दर्शन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए और सामाजिक समझौते के द्वारा माने है। जॉन लॉक ने माना है कि उदारवाद का जो दर्शन है वो व्यक्ति के जो भी अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा के लिए क्या माना है, राज्य की उत्पत्ति मानी है उन्होंने। जॉन लॉक ने राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए माना है। जॉन लॉक का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति हुई है या राज्य के बीच और व्यक्ति के बीच, या यूं कह दीजिए राज्य और व्यक्ति के बीच समझौता। और वो कैसा समझौता? व्यक्ति के अधिकारों का, अधिकारों की रक्षा का। जॉन लॉक ने वह सरकार या उस सरकार को सर्वश्रेष्ठ या अच्छा माना है जो कम से कम शासन करे। जॉन लॉक के अनुसार वह सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे, कम से कम शासन करे। देखिए, कम से कम शासन करे वो सरकार अच्छी है। राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है, राज्य एक
आवश्यक बुराई है जॉन लॉक के अनुसार। ये कई बार पूछा है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसका कथन है। ये प्रश्न बहुत बार जो है बोर्ड में आ गया, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किसका है। तो इसमें जॉन लॉक आएगा। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान में रखें विद्यार्थी। देखिए जॉन लॉक की तीसरी विशेषता है पूंजीवादी। अर्थव्यवस्था का समर्थन। जॉन लॉक का मानना है कि उदारवाद जो है, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझौते पर आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता है। यानी ऐसा व्यापार हो जिसमें सब लोगों को जो है स्वतंत्रताएं हो कि अपना अधिक से अधिक जो है मार्जिन कमा सके, पूंजी का विकास कर सके। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर उन्होंने विशेष बल दिया है। देखिए उदारवाद में जॉन लॉक की जो भूमिका है, दर्शन है, वो सबसे पहले जॉन लॉक ने जो है राज्य और व्यक्ति के बीच में एक समझौता माना है। और वो समझौता ऐसा समझौता है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, राज्य। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। दूसरा है कि उन्होंने उस सरकार को सर्वश्रेष्ठ माना है जो कम से कम शासन करे, और राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तीसरी बात है कि उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, अधिक से अधिक विकास व्यक्ति कर सके। धन्यवाद।